हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 5.1। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जनरल ट्रेंड्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। सो बिफोर टाइम को अगर ज़ाया किए शुरू करते हैं लेक्चर को। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली सबसे पहले में क्या बताया जा रहा है, जो हमारे पास ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स जितने भी, ये वाले जितने भी हैं, आप नोट कर लें इसको किसी भी कॉपी के ऊपर या याद कर लें। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ नाम लूंगा इन एलिमेंट्स का, आपको बार बार पिक्चर नहीं दिखाऊंगा इन एलिमेंट्स की। सही है, तो आप नोट कर लें किसी भी पेज के ऊपर, क्योंकि हम आगे चलते जाएंगे, टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, तो आपको एलिमेंट्स के नाम तो याद होने चाहिए ना यार। कम से कम नाम तो याद हो आपको। बाकी याद करवाना मेरा काम है, लेक्चर करना समझाना मेरा काम है। नाउ जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। बेसिकली ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। क्या है, ये मेटल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं, लॉस करते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इनके ऊपर। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। अब ये नहीं कहना कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, इसको मैं सही तरीके से लिखूं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है ये मत पूछना। ये एक प्रोसेस होता है, एक रिएक्शन होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस करता है ना, तो हम कहते हैं इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरा एलिमेंट क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, उसको कहते हैं रिडक्शन। जो लॉस करता है उसे हम कहते हैं क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सही तरीके से समझे, अगर आपने पढ़ा होगा 11 क्लास के अंदर इन चीजों के बारे में। लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका, बेरिलियम का, बी ए का। सही है, बी ए का रिएक्शन करवाते हैं हम ऑक्सीजन के साथ, ओ के साथ, ओ एक्स वाई जी ई एन, ऑक्सीजन के साथ। सही है, तो क्या होगा, बेरिलियम जो है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को देगा। या आप उसको सिंपल करके पढ़ ले, रिएक्शन को छोड़ देते, रिएक्शन की बात ही नहीं करते। ग्रुप नंबर 2 जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, उनके ऊपर आप याद रखें प्लस की 2 चार्ज आती है। उसका मतलब है कि ये बेसिकली जो एलिमेंट्स है ग्रुप 2 के, 2 ग्रुप के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, जिसकी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। जैसे मैंने बी ए ओ हो गया। अब ये ब्रेकडाउन होगा ना आइंस के अंदर, तो बी ए प्लस 2 बनेगा और बी ओ जो है वो माइनस बनेगा। बी ए प्लस और ओ माइनस। जैसे मैंने एम जी ओ एच की बात करूं, एम जी ओ एच 2 हो गया। तो एम जी को ऊपर प्लस के 2 चार्ज, ओ एच के ऊपर माइनस के 2 चार्ज, और ओ एच हमारे पास दो है, तो ओवरऑल चार्ज कितनी है कि ओ एच के ऊपर माइनस की 2 आएगी और एम जी के ऊपर प्लस की 2 आएगी। तो इससे चार्ज भी बैलेंस होते हैं। तो हमारा बेसिकली क्या काम था कि हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के ऊपर प्लस की 2 चार्ज आती है। अब मैंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है एलिमेंट, वो बेसिकली ऑक्सीडेशन करता है, और क्या करता है, सामने वाले को मजबूर करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। अब ये जो मजबूर करने का प्रोसेस है, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, वो क्या कर, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को मजबूर कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो ये जो एलिमेंट मजबूर कर रहा है, इस एलिमेंट को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। समझे, रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है, वो एलिमेंट होता है जो किसी और एलिमेंट को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। जैसे मैं बेरिलियम की बात करूं, तो बेरिलियम दो इलेक्ट्रॉन देगा किसी और एलिमेंट को। जैसे हमारे पास बी ए ओ हो गया, बी ए ओ हो गया। इसके अंदर बेरिलियम ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन को मजबूर करेगा कि वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो ऑक्सीजन रिडक्शन करेगा, बेरिलियम ऑक्सीडेशन करेगा, और बेरिलियम जो है वो मजबूर कर रहा है ऑक्सीजन को कि वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करे, जिसकी वजह से बेरिलियम को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इसका अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मतलब बेरिलियम को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन, ऑक्सीजन कर रहा है, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। दैट्स वाई वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ये आपने डिटेल के अंदर क्लास 11 के अंदर कवर किए होंगे। न्यू बुक जो है हमारे पास क्लास 11 की,
जो पिछली साल ही पब्लिश हुई है उसके अंदर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। सही। सो हमारे पास दो कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं सबसे पहले जनरल ट्रेंड्स के हमारे इस ग्रुप के इस पैराग्राफ के अंदर जो दिया हुआ था वो मैंने आपको समझा दिया। नाउ मेन चीज की तरफ आते हैं हम। ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड केमिकल रिएक्टिविटी, ये जो टॉपिक है हमारा इसके अंदर आते हैं। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे पहले क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस एटम और आयन। देखें कोई भी आप एलिमेंट ले लें, कोई भी एलिमेंट, बेरिलियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, लिथियम ले लें, सोडियम ले लें, तो ये सारे एलिमेंट्स ले लें। अब इन एलिमेंट्स में से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इन एलिमेंट्स के अंदर, जो वैलेंस, पहले तो गैसियस एटम के अंदर लें आप ये सारे एलिमेंट, सही है। लेने के बाद इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए हमें, डेट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। गैसियस ही क्यों, सॉलिड क्यों नहीं? देखें जैसे आप क्या करते हैं, पहले किसी सॉलिड को आप हीट करेंगे तो वो क्या होगा, मेल्ट होगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। लिक्विड को फर्दर हीट करेंगे वो गैस में होगा। एग्जाम्पल ले ले वाटर का। आइस को आप हीट करें, लिक्विड होगा पहले, पानी बन जाएगा। पानी को ज्यादा हीट करेंगे वो क्या बनेगा, वेपर्स बन जाएगा, बॉइल हो जाएगा कंप्लीटली। क्या हमारे पास सराउंडिंग के अंदर उसके जो बबल्स होंगे वो चले जाएंगे, स्पीड आउट हो जाएंगे। आप जिस जो पतेलिया लिया आपने, या जिस बॉक्स जिस भी बर्तन के अंदर आपने पानी को बॉयल किया उसके अंदर पानी नहीं होगा। तो मतलब क्या हो रहा है, पानी 3 स्टेज के अंदर वर्क कर रहा है हीट प्रोवाइड करने के ऊपर। सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया, सही है। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पहले क्या करना पड़े, आप एनर्जी देके जो सॉलिड है उसको गैस में कन्वर्ट कर ले। अब गैस में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट जितनी भी एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकेगी। अदरवाइज पहले आप देंगे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड को गैस में करेंगे, तो ये कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी हमें देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो इस एनर्जी को हम इंक्लूड नहीं करते आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर। आयोनाइजेशन एनर्जी का यही मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तब वो ऑब्वियसली गैसियस एटम के अंदर ही हम काउंट करेंगे। अदरवाइज सोलिड लिक्विड लेंगे तो कुछ हमारे पास मेल्टिंग हो गई, वेपोराइजेशन होगी, तो उनकी एनर्जी भी हमारे पास एडिशनल हो जाएंगी, तो वो हमें नहीं लेनी। तो हमारे पास सेकंड में क्या आ जाता है, आयोनाइजेशन भी हमारे पास फर्स्ट होती है, सेकंड आयोनाइजेशन भी होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तकरीबन हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तकरीबन ऐसे ही होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपने एनर्जी प्रोवाइड की किसी भी एलिमेंट को, न्यूक्लियस है, सराउंडिंग के अंदर शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर। तो जो वैलेंस शेल के अंदर जो आपके पास सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस के मुकाबले में कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। फिजिक्स के अंदर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी है ना, वो कम होगी। तो क्या होगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा, डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स कम है आखिरी इलेक्ट्रॉन के अंदर, ये वाले के अंदर, ये इजीली क्या होगा, कम एनर्जी के अंदर निकल जाएगा बाहर। बट जब बारी इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की आएगी तो डिस्टेंस के अंदर थोड़ी तो कमी आएगी, अट्रैक्शन के अंदर थोड़ी तो हमारे पास इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। So greater will be the ionization energy, greater will be the ionization energy, lower will be the size of the atom। मतलब जितनी भी साइज छोटी होगी एटम की उतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ज्यादा करीब होंगे न्यूक्लियस के, उतनी ज्यादा उनके ऊपर पॉजिटिव फोर्स लगेगी, चार्ज की वजह से। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है ना, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से ज्यादा फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा रिजल्ट के अंदर हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी, जो अट्रैक्शन की फोर्स इलेक्ट्रॉन को सर्किल के अंदर मूव करवाती है 10 सेंटीमीटर फोर्स के तौर के ऊपर। ये आपका काम है, इसको छोड़ देते हैं, इस बात को आप कट कर लो। तो इससे क्या होता है बेसिकली, अपोजिट चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपोजिट चार्ज है, न्यूक्लियर के ऊपर अपोजिट चार्ज है, तो अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन को कौन रिड्यूस कर रहा है, डिस्टेंस। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो चैप्टर पढ़ा होगा उसके अंदर आपने ये फोर्स पढ़ी होगी, समझे। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हम बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बेरियम नीचे आते हैं, तो ट्रेंड
एटॉमिक हमारे पास साइज होती है, ये इंक्रीज होती है। ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल जब बनाई गई थी, डिजाइन की गई थी, तो उसको इस तरीके से रखा गया था कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगी। पीरियोडिक टेबल को आपने पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल जो है उसको एक हमारे पास पैटर्न जो है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, उस पैटर्न के लिहाज से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो उससे हमें पता चला कि हमारे पास एक और ट्रेंड आ रहा है जिसके अंदर क्या होता है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होती है। तो मतलब बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, बेरियम, जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में तो हमारे पास साइज क्या होगी, साइज इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, ये न्यूक्लियस है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था न्यूक्लियस में, अब क्या हो गया न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो साइज ये जो स्पेस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हुई, फोर्स डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड हो गया, लूजली बॉन्ड होने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजीली कम एनर्जी को गेन करके जो हमारे पास फोर्स है उसको ओवरकम कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव आउट हो सकता है। सही। तो ये था आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो आप यहाँ पे देखें बेरिलियम की 900 है आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन। ये वाला जो हमारे पास कलर है ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को शो कर रहा है, नीचे वाला जो डार्क कलर है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को शो कर रहा है। बुक जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है जिसकी वजह से आपको ब्लैक व्हाइट कलर शो हो रहे हैं, तो उसको जरा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। आप देखें हमारे पास बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 900 है। फिर हमारे पास मैग्नीशियम की थोड़ी कम हुई, फिर हमारे पास कैल्शियम की अराउंड 600, फिर स्ट्रोंशियम की उससे कम, फिर हमारा बेरियम की उससे भी कम। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखें आप, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन के मुताबिक बेरिलियम के फर्स्ट 900 है, सेकंड जो है 1800 किलो जूल पर मोल के करीब है। तो उसका क्या मतलब हुआ, वही बात हुई ना भाई, आपने एक इलेक्ट्रॉन को तो निकाल दिया, अब जो एक इलेक्ट्रॉन था उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो पहले पुराने वाले इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होगा, तो फोर्स ज्यादा होगी, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी उसको बाहर निकालने के लिए। डेट्स वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हर एलिमेंट की ज्यादा होती है। बट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी सेम ट्रेंड फॉलो करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है क्योंकि साइज होता है वो इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंपेयर दूसरे एलिमेंट के कंपेरिजन के मुताबिक में दूर जाते जाते हैं। सो यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा है। इसका आप ट्रेंड भी देख लें, सबसे ज्यादा बेरिलियम की होगी, फिर मैग्नीशियम की, फिर कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की, बेरियम की। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट लें या सेकंड लें, दोनों ज्यादा होती है बेरिलियम की, सबसे कम बेरियम की होती है। सही। और दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन भी एक दिया हुआ है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब बेसिकली कंसंट्रेटेड नहीं है, मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पर मोलियम जो है वो बहुत कम है, इतने ज्यादा नहीं है, डाइल्यूट है। एक्वस है बेसिकली, आप ये समझ लें पानी के अंदर डिजोल्व किया हुआ है HCl को। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Mg के ऊपर प्लस की 2 चार्ज आती है, तो MgCl के साथ रिएक्ट करेगा तो Mg के ऊपर 2 चार्ज है ना प्लस की, तो बेसिकली MgCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, दो Cl के एलिमेंट हमारे पास एटम के साथ रिएक्ट करेगा तो MgCl बनाएगा, और हाइड्रोजन की जो हमारा हाइड्रोजन जो होगी वो खुद के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना लेगी, तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड भी देख लें। देखें यार एटॉमिक रेडियस के बारे में आपने 9th क्लास के अंदर में भी पढ़ा होगा, मेटालिक रेडियस होता है, आयोनिक होता है, कोवलेंट होता है, वंडरवाल रेडियस होता है, ये सारे के सारे रेडियस के टाइप्स होते हैं। ये सारे रेडियस का टाइप्स आज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है कि ये जो रेडियस के टाइप्स हैं सारे के सारे कोवलेंट, मेटालिक, वंडरवाल रेडियस, ये सारे मैंने पढ़ाए हैं। क्लास 11 का जो न्यू बुक आया उसके अंदर ये सारे रेडियस के टाइप्स दिए हुए हैं, दिए नहीं भाई टॉपिक दिया हुआ है एटॉमिक रेडियस का, उसके अंदर मैंने मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है मैंने ये एटॉमिक रेडियस का पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझाया होगा, जिसके अंदर मैंने बताया होगा कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या होता है क्या नहीं होता, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कोवलेंट हो गया, मेटालिक हो गया, सारी चीजें। ये क्लास 11 का न्यू बुक का बेसिकली टॉपिक होगा। यहाँ पे मैंने अपलोड नहीं किया उसका लेक्चर, किसी और यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया था इसका लेक्चर। तो
हमारे पास यहाँ पे तो बेसिकली उनके जो स्ट्रैंड के बारे में दिया गया है। हमें नहीं कहा गया कि आप ये पढ़ें कि एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एटॉमिक रेडियस कौन कौन सा टाइप का होता है। बेसिकली जनरल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस इज जस्ट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। समझे? न्यूक्लियस से लेके किसी भी एटम के अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो आखिरी आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है शेल के अंदर, वहां तक डिस्टेंस न्यूक्लियस से लेके आखिरी इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है डेट इज नोन एज हमारे पास एटॉमिक रेडियस। बट अच्छे मजे की बात है कि हम रेडियस को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इस रेडियस को, जो रेडियस हम जिस डेफिनेशन के मुताबिक डिफाइन करते हैं कि रेडियस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, डेट इज नोन एज रेडियस। बट इस डेफिनेशन के मुताबिक रेडियस को तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। रेडियस के कैलकुलेट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। समझे? रेडियस को हम किसी भी आइसोलेटेड एटम का जो रेडियस है वो डिफाइन ही नहीं कर सकते। वाई? सवाल तो होगा ना यार कोई ना कोई, वाई क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? रेडियस को तो हम सिंगली डिफाइन नहीं कर सकते ना किसी भी आइसोलेटेड एटम के लिए। आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप कंबाइंड स्टेट के अंदर लेते हैं। जैसे आपने किसी मॉलिक्यूल को ले लिया, कोवलेंट मॉलिक्यूल ले लिया, आपने एक मेटालिक कंपाउंड ले लिया जिसके अंदर मेटल्स के हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल एटम्स पड़े हुए हैं। आपने किसी वंडरवाल फोर्सेस की मदद से, मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, तो उसकी मदद से आपने क्या कर लिया, रेडियस को डिफाइन कर लिया। तो आप सिंगली नहीं डिफाइन कर सकते। बेसिकली ये तो आज का हमारा टॉपिक भी नहीं है, इसके ऊपर इतना हम डीप करने जाते भी नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप ट्रेंड्स की तरफ आते हैं। आप जस्ट मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई ना, आप उसको लेके चले। आपके कोर्स के अंदर ये चीजें हैं ही नहीं, वंडरवाल, आयोनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, सारी चीजें हैं ही नहीं आपके टॉपिक के अंदर। मैंने तो पढ़ाई थी जस्ट आपको थोड़ा सा समझाने के लिए क्या होता है इसके बिहाइंड सीन। तो इतना तो कॉन्सेप्ट आपके पास है ही नहीं। तो रेडियस का हम जनरल ट्रेंड की बात करें ये सारा का सारा रेडियस होता है वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और किसी चीज को आप छोड़ दें, बाकी सारे के सारे जितनी भी चीजें आप छोड़ दें, साइज कि साइज से डिफाइन करेंगे ना रेडियस। आप ये एक सर्किल लें, ये वाला एक सर्किल लें, ये वाला एक सर्किल ले लें, और ये वाला एक सर्किल ले लें। अब इनमें से किस सर्किल की साइज बड़ी है? ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो आप देख सकते हैं रेडियस किसका छोटा होगा। रेडियस क्या, सेंटर से लेके हमारे पास सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस। ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा हो गया, उससे छोटा है, उससे छोटा। बेसिकली क्या है, सारा साइज के ऊपर डिपेंडेंट है। ग्रेटर द साइड ग्रेटर विल बी द रेडियस। तो साइज का मैंने आपको बताया था, एटॉमिक साइज होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं। शेल एक ही रहता है। देखें, सेम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एक ही पीरियड के अंदर आप मूव करते हैं। सेम पीरियड होता है आपके पास, पीरियड सेम होगा, पीरियड सेम होगा, बट जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंक्रीज होते जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इससे वाले एलिमेंट के पास कम होंगे, उसके आगे वाले पास ज्यादा होंगे, उसके आगे वाले के पास और ज्यादा होंगे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज्यादा आएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा आएंगे तो न्यूक्लियस के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ज्यादा तेजी से खींचेगा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि साइज होगा वो श्रिंक होगा, छोटा हो जाएगा। बट डाउन डाउन द ग्रुप क्या होता है, शेयर्स तो बढ़ते जाते हैं, साइज इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जाते हैं, डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता जाता है। पीरियड के अंदर डिस्टेंस नहीं बढ़ता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो होल्डिंग होती है न्यूक्लियस की, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो अच्छे से हो जाती है। बट डाउन द ग्रुप आप देखेंगे कि साइज भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, फिर भी साइज की इंक्रीज हो रही है। एज वी नो डेट कि शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, पीरियड के अंदर शेयर्स इंक्रीज नहीं हो रहे, बट डाउन द ग्रुप शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डेट्स वाई साइज भी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, फोर्स डिक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है। समझे? तो लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जो होगा वो रेडियस इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज, अलोंग द पीरियड रेडियस डिक्रीज। सही। अब यहाँ पे ग्राफ भी दिया हुआ है बस हमारे पास छोटा सा, नीचे देखें ग्राफ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम,
देखें हमारे पास साइज इंक्रीज हो रही है, इसकी कम है, उसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा। ऐसा मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड देखें आप, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या ट्रेंड आता है देखें। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली हमारे पास ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप के आगे डिक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होती है। सही है। कैसे डिक्रीज होगी? साइज इंक्रीज होगी, साइज जैसे इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अगर हम क्या करें कम ही छोटी लोअर हीट प्रोवाइड करके क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉलिड को मेल्ट कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। समझ रहे हैं ना बात को? आप देखें कि यहाँ के पास इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बीच में, एटम एटम के बीच में, आपके पास मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, अगर साइज छोटी है तो फोर्स ज्यादा होगी, तो ज्यादा उसको हीट देनी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट के लिए बेसिकली आप इसे समझ लें, लिक्विड में सही है, तो सॉलिड के अंदर जितनी ज्यादा फोर्सेस होगी तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको ओवरकम करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो मेल्टिंग में क्या होगा, डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स की साइज ज्यादा होती है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। ग्रेटर द साइज, लोअर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पे कोई ट्रेंड फॉलो नहीं होता, आपके पास जो सेकंड ग्रुप है सबसे ज्यादा आपके पास उसके अंदर बेरिलियम की होती है, 1200 से भी ज्यादा होती है, सबसे कम मैग्नीशियम की होती है जो 600 से थोड़ी ज्यादा होती है या 600 से कम होती है। बेसिकली क्या होता है, नीचे दिया हुआ है यहाँ का, सबसे ज्यादा बेरिलियम की है, देन आपके पास कैल्शियम की, देन स्ट्रोंशियम की, देन बेरियम की, देन मैग्नीशियम की। ये बेसिकली आपके पास जो कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे आपके पास शील्डिंग इफेक्ट का भी बड़ा रोल होता है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है जिसकी वजह से आपके पास मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो कम ज्यादा हो जाती है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है। डेट्स वाई आपके पास शील्डिंग इफेक्ट्स, डेट्स वाई क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड हो जाता है, आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव आउट हो सकता है। सब ये शेल्स है। अब यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन्स हो गए इन शेल्स के अंदर, यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस को फोर्स अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को भी धक्का देंगे दूर करने के लिए। तो डिस्टेंस इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स डिक्रीज होगी, फोर्स डिक्रीज होगी तो क्या होगा, साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगी। तो ये भी फैक्टर होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी फैक्टर होता है आपके पास। तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर भी फर्क आता है। तो इस पीरियड के अंदर यही फर्क है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके अंदर फर्क आ रहा है। मैं आपको समझा दूं मगर सिंगल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब उनको डिफाइन करने जाऊंगा तो आपका भी कोई फायदा नहीं होगा, मेरा भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी तो कोर्स के अंदर ही नहीं है ना कि कौन सा फैक्टर्स की वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स है उनका ट्रेंड जो है वो इरेगुलर है। ये तो सवाल नहीं दिया हुआ ना आपके पास, आपके पास जस्ट बताई गई तो मैंने भी आपको बता दी। फैक्टर्स क्या होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो गए जिनकी वजह से क्या होता है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट्स होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वो आगे जाके ये चीजें सारी आती हैं। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।